हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जिनमें शामिल हैं आकाशवाणी द्वारा शिक्षा, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा, जन शिक्षण निलयम, सभी के लिए शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, स्कूल चलो अभियान। तो एक एक करके हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो भी व्यूअर जो है नए हैं वो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। वैसे तो जल्दी हमारे सब्सक्राइबर आते नहीं हैं। अब क्यों नहीं आते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है कि मुझे लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको मेरे वीडियो को प्रेजेंट करने का तरीका अगर पसंद नहीं है, या आप किसी और तरीके से चाहते हैं कि हम आपको किसी और तरीके से पढ़ाएं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में भी कोई सुझाव नहीं देता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर और किसी तरीके से आप पढ़ना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। प्राथमिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योजनाएं। इसमें सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे आकाशवाणी द्वारा शिक्षा के बारे में। और आकाशवाणी द्वारा शिक्षा में हम बात करेंगे आपको भारत का जो पहला रेडियो स्टेशन था कब बना, विश्व का सबसे बड़ा प्रसारण केंद्र क्या है, कहाँ है, विद्यालय का पहला प्रसारण कब हुआ, ग्रामीणों के लिए रेडियो प्रसारण कब से शुरू हुआ, कृषि व घरेलू कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ, और इसके साथ ही जानेंगे व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रसारण कार्य जो है सरकार द्वारा कब शुरू किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आकाशवाणी द्वारा शिक्षा। संप्रेषण की दुनिया में रेडियो द्वारा नए युग का जो है आरंभ किया गया। भारत में जो है सर्वप्रथम 1927 को लॉर्ड इरविन ने बंबई में जो है पहला रेडियो स्टेशन का जो है उद्घाटन किया था, और इसके बाद 1927 में कलकत्ता में तथा 1936 में जो है दिल्ली में रेडियो स्टेशन का जो है उद्घाटन किया गया। देश की जो कुल जनसंख्या के 90% भाग है उसको जो है प्रसारण का जो है लाभ जो है आकाशवाणी शिक्षा द्वारा जो है दिया जाता है। इसके साथ ही 1984 के यूनेस्को के विवरण के अनुसार ऑल इंडिया रेडियो विश्व में जो है सबसे बड़ा प्रसारण केंद्र माना गया। ऑल इंडिया रेडियो के अस्तित्व में आने से पूर्व बंबई और कलकत्ता के विद्यालयों के लिए प्रसारण किया जाता था, जबकि 1937 में कलकत्ता में विद्यालय का जो है पहला प्रसारण किया गया, और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ने जो है दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई से अपने अपने प्रसारण जो है शुरू किए। इसके साथ ही ग्रामीण लोगों के प्रशिक्षण के लिए सन 1956 में आधुनिक परिवर्तनों को बढ़ाने के लिए जो है सरकार द्वारा प्रयास शुरू किए गए, और इसी के संदर्भ में पूना के पास जो है 144 गांवों को लाभान्वित करने के लिए एक रेडियो फोरम के नाम से जो है कार्यक्रम प्रसारित किया गया। 1966 में कृषि और घरेलू कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया गया। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए रेडियो कार्यक्रम को तैयार किया जाता है, जो 74 केंद्रों में प्रसारित किए जा रहे हैं, और 19 अखिल भारतीय भाषाओं में 68 बुलेटिनों द्वारा 10 घंटे 9 मिनट का कार्यक्रम जो है उस समय प्रसारित किया जाता था। इसके साथ ही व्यवसायिक लोगों के प्रतिनिधित्व का जो प्रारंभ हुआ वो अप्रैल 1992 में हुआ सरकार द्वारा, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण किया जाने लगा। वर्तमान में व्यावसायिक प्रसारण केंद्र कितने हैं अभी इनकी संख्या तो मुझे नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन उस समय जो है कुल 29 व्यावसायिक प्रसारण केंद्र थे। हो सकता है इनमें से कुछ अब बंद भी हो गए हों, क्योंकि जो है हमारा जो है सोशल मीडिया जो है काफी एक्टिव हो चुका है, और प्रसारण मंत्रालय जो हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो काफी विकास कर चुका है। तो कुछ चीजें बंद भी शायद की गई होंगी, क्योंकि रेडियो अब उतना अच्छा माध्यम जो है शिक्षा के लिए लोग नहीं मानते हैं। जब से जो है मोबाइल हाथ में आ गया है तो लोग मोबाइल से ही जो है ज्यादातर पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन जो है वर्तमान के आधुनिक युग में आप ये चीज देखेंगे कि प्राइवेट रेडियो ऐप बहुत सारे आ गए हैं गूगल ऐप पे, जिन रेडियो ऐप के माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और रेडियो ऐप पे पढ़ा भी रहे हैं। तो आज रेडियो द्वारा जो है अनेक वार्ताएं प्रसारित की जाती है, यहाँ तक कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी अपने मन की बात जो है रेडियो पर ही करते हैं, क्योंकि रेडियो या आकाशवाणी द्वारा जो है सूचना का जो प्रसारण होता है वो बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। और इसके साथ ही जो विद्यालय और विद्यालय के बाहर के जो छात्र होते हैं वो भी आकाशवाणी द्वारा शिक्षा से जो है काफी लाभान्वित होते हैं, तथा अनेक अन्य कार्यक्रम जनसाधारण को भी अनौपचारिक रूप से शिक्षित करते रहते हैं। अतः रेडियो को जो है क्या माना गया है, जन शिक्षा का एक सबल साधन जो है माना गया है। आइए अब आगे देखते हैं।
अगला है हमारा दूरदर्शन द्वारा शिक्षा। बहुत पुरानी पद्धति है। डीडी नेशनल हमारा जो है बहुत बचपन से सब लोग देख रहे होंगे। तो दूरदर्शन जो है संप्रेषण तथा प्रसारण का जो है मुख्य साधन माना जाता है। यह एक बहुत ही सशक्त संगठन है। संसार तथा जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रांति जो है दूरदर्शन के द्वारा आई है और तकनीकी दृष्टि से यह श्रव्य एवं दृश्य सामग्री दोनों से युक्त है। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर व्यक्ति समाज में अपना समायोजन वांछनीय सूचनाओं की सहायता से जो है करता है। दूरदर्शन को जो है शिक्षा का अनौपचारिक माध्यम माना गया है। इसके साथ ही सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हेराल्ड हल्ट नाम के व्यक्ति ने दूरदर्शन द्वारा शिक्षा का जो है प्रारंभ किया था और सन 1936 में बीबीसी ने जनता के लिए दूरदर्शन उपलब्ध कराया। भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1956 में दिल्ली में यूनेस्को की आम सभा हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत में दूरदर्शन का शिक्षा और सामुदायिक विकास के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाएगा और प्रारंभिक प्रोजेक्ट का संचालन किया जाए। इस परियोजना का उद्घाटन सन 1959 में दिल्ली में भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। प्रारंभ में केवल 21 सामुदायिक केंद्रों पर टेलीविजन सेट लगाए गए थे और 1961 में दिल्ली में जो है इसका प्रारंभ 1961 में दिल्ली में माध्यमिक विद्यालय में जो है 600 टीवी सेट उस समय लगाए गए थे और 13 वर्षों के अंतराल के बाद बंबई में दूसरा दूरदर्शन केंद्र खोला गया। इसके साथ ही 4 और दूरदर्शन केंद्र जो है श्रीनगर में 1973 में और कोलकाता में 1974 में और इसके साथ ही मद्रास और लखनऊ में 1975 में खोले गए। इसके अलावा 1975 में एक सैटेलाइट अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग यानी साइट का आरंभ किया गया। 6 राज्यों में 2330 गांवों में इस प्रयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है इसका जो है प्रसारण शुरू किया गया। मानव जीवन के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि मानव के संदेश को मूल रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना तार की सहायता से पहुंचाया जा सकता है। आज दूरदर्शन का जो सेट है वो प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार की जो है आवश्यकता बन गया है और इसके साथ ही गांवों में भी यह लोकप्रिय रहा है। दूरदर्शन के कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करते हैं और सन 1984 ईस्वी के आसपास भारत के अनेक दूरदर्शन केंद्र स्थापित हो गए हैं और पूरे भारत में इन कार्यक्रमों को देखा और सराहा जाता है। इसके साथ आप ये भी जानते हैं कि आज के समय जब कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इसके अलावा अन्य बहुत सारी सरकारें हैं अन्य स्टेट की, जिन्होंने अपने नेशनल चैनल पे जो है गरीब बच्चों के लिए जो है पढ़ाई की शुरुआत की है और दूरदर्शन द्वारा शिक्षा जो है आज कोरोना के समय में हम लोग आसानी से जो है ग्रहण कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं जन शिक्षण निलयम की। तो जन शिक्षण निलयम में हम लोग जो है जानेंगे अवधारणा और उद्देश्य इसका क्या है। इसके साथ ही जन शिक्षण निलयम की 3 धाराओं के बारे में जानेंगे, इनका मुख्य उद्देश्य और जन शिक्षण निलयम की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जन शिक्षण निलयम क्या है, सबसे पहले उसकी अवधारणा समझ लेते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भारत और दूसरे बहुत से देशों का यह अनुभव रहा है कि सीखने के लिए उचित वातावरण होना चाहिए और उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम होना चाहिए, नहीं तो साक्षरता कार्यक्रम से बहुत ही थोड़ा लाभ होता है। इसलिए 1982-83 में भारत सरकार ने उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए धन देना प्रारंभ किया और उसने यह निश्चय किया कि कुल कार्यक्रम 3 साल का होगा जिसमें 350 घंटे के अनुवर्ती कार्यक्रम की व्यवस्था होगी। इसके बाद 1985 में कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसियों से मिली सूचना और मॉनिटरिंग के आधार पर एक नई रूपरेखा सामने रखी गई और इसमें 8 महीने की प्रारंभिक साक्षरता, 4 महीने की उत्तर साक्षरता तथा 1 साल का अनुवर्ती कार्यक्रम रखा गया, लेकिन 600 घंटे के कुल समय में कोई कमी नहीं की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 2 बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला यह कि 15 से 35 वर्ष की उम्र के लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर जोर देना और दूसरा था तकनीकी और शिक्षण के क्षेत्र में हाल ही में जो प्रगति हुई है उसका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रयोग करना। इस प्रकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यात्मकता साक्षरता का ढांचा प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यान्वयन का कार्यक्रम यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तरह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो ये तो जन शिक्षण निलयम का कहा अवधारणा और उद्देश्य है। आइए अब जानते हैं इसका जो जन शिक्षण निलयम की जो 3 धाराएं हैं वो क्या हैं। तो जन शिक्षण निलयम का जो दूसरा पहलू है उसमें शिक्षा के लिए जो है 3 धाराओं को जो है निलयम में जोड़ा गया है, जिसमें से पहला है प्रारंभिक शिक्षा से, ताकि अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़े जाने वाले या उसे पूरा करने वाले लोग जन शिक्षण निलयम का लाभ उठा सके। यानी कि जन शिक्षण निलयम जो है वो प्रारंभिक शिक्षा से ही जो है जोड़ दिया गया है, जिसमें जो है स्कूल जो है जो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, वो लोग भी जो है जन शिक्षण निलयम का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।
दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जन शिक्षण नियम को पूरा करना। तो अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इसके एक छात्र उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की सुविधाएं पा सकते हैं और जन शिक्षण नियम के प्रभारी प्रेरक अनौपचारिक केंद्रों के परीक्षण के काम से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। तीसरा है कार्यात्मक साक्षरता केंद्रों से, ताकि इन केंद्रों में पढ़ाई खत्म करने वाले जन शिक्षण निलयम की मदद से अपनी साक्षरता और ज्ञान का उपयोग करते रहें और प्रेरक इन केंद्रों का परीक्षण अपने हाथ में ले सकें। आइए बात करते हैं जन शिक्षण निलयम के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या हैं। दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर जो है स्पीड ज्यादा तेज हो तो आप बाद में भी इसको जो है रोक रोक के सुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं जन शिक्षण निलयम की योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या हैं। पहला है कार्यात्मक साक्षरता को बनाए रखना, उसे काम में लाने और शिक्षा को जारी रखने के लिए जरूरी व्यवस्था करना। दूसरा है विकास कार्यक्रमों से संबंधित सूचना का प्रसार करना, ताकि परंपरा से पिछड़े वर्गों के लोग इन कार्यक्रमों में ज्यादा संख्या में और अधिक अच्छी तरीके से जो है क्या करें, भाग ले सकें। तीसरा है राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, महिला समानता, छोटा परिवार आदि के प्रति जागरूकता पैदा करना और लोगों की आम समस्याओं को समझना। चौथा और आखिरी है मन बहलाना और स्वस्थ जीवन बिताना। आइए अब देखते हैं जन शिक्षण निलयम की जो है गतिविधियां क्या क्या हैं। तो जन शिक्षण निलयम की जो है कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं। पहली है शाम की क्लास यानी शाम की कक्षा। इसका उद्देश्य है साक्षरता और गणित की कुशलताओं को बढ़ाना। क्लासें सप्ताह में एक बार 3 से 4 घंटे के लिए लगेंगी और उस दिन शिक्षार्थी अपनी सुविधा से लगभग 1 घंटे के लिए आ सकते हैं। दूसरा है पुस्तकालय। इसके लिए पुस्तक आवर्ती रेकरिंग और अनावर्ती नॉन रेकरिंग खर्चे से खरीदी जाएंगी। पुरानी पत्रिकाओं की प्रतियां सुरक्षित रखी जाएंगी और उपयुक्त एजेंसियां विकास के कार्यक्रमों के विषयों पर पुस्तकें जो है क्या करेंगी, तैयार करेंगी। तो ये तो पुस्तकालय था और शाम की क्लास। और तीसरा है वाचनालय। इसमें प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त समाचार पत्र और दीवाल समाचार पत्र विकास के विषयों पर लिखी सामग्रियां रखी जाएंगी। तो ये जो है जन शिक्षण निलयम की जो है 3 गतिविधियां थी, शाम की क्लास, पुस्तकालय और वाचनालय। आइए आगे देखते हैं सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम। सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम में हम समझेंगे अवधारणा और उद्देश्य, साक्षरता का आयु स्तर और सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य। वर्तमान समय में भारत की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है, किंतु देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, जो विश्व की इस प्रकार की कुल जनसंख्या का 22% है और विश्व के कुछ प्रौढ़ साक्षरों का 30% भारत में है। अतः देश में साक्षरता के स्तर को सुधारने के लिए सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों तथा 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को शामिल किया गया है, जबकि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना है। इसमें 60% लड़कियां होंगी और साथ ही 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर करने का लक्ष्य है, जिसमें पर्याप्त महिलाएं होंगी। ये जो 15 से 35 आयु वर्ग है, प्रौढ़ों को साक्षर बनाना, ये बहुत पूछा जाता है कि प्रौढ़ों का जो है साक्षर बनाने की जो आयु है वो क्या होती है, या प्रौढ़ावस्था का जो है आयु क्या होती है, तो 15 से 35 होती है। ठीक है। इसके साथ ही जनसांख्यिक दबाव के कारण यह संख्या आगे भी बढ़ सकती है। यह केवल सन 2050 तक के लिए है, जब तक कि जनसंख्या के स्थिर हो जाने की संभावना जो है सरकार ने मानी है। सभी के लिए शिक्षा के जो मुख्य लक्ष्य हैं आइए उनको देख लेते हैं। पहला है परिवार, समुदाय और उपयुक्त संस्थाओं की सहायता से बहुमुखी प्रयासों द्वारा विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिशु सुरक्षा और विकास क्रियाओं का विस्तार करना। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा प्रारंभिक स्तर पूरा होने तक उनकी सार्वभौमिक भागीदारी सुनिश्चित करना। निरक्षरता में प्रभावपूर्ण कमी, विशेष रूप से 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरता को कम करना। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा है शिक्षा को बनाए रखने, उपयोग करने और उन्नत करने के लिए अवसरों की उपलब्धता। छठा है आवश्यक संरचनाओं का निर्माण और ऐसी प्रक्रिया को गति प्रदान करना जो कि स्त्रियों को अधिकार प्रदान कर सकें और शिक्षा को स्त्रियों की समानता का एक साधन बनाना। सातवां है और आखिरी, शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रक्रिया को उन्नत बनाकर वातावरण, लोगों की संस्कृति एवं रहन सहन व कार्य दशाओं से संबंधित करना। तो ये था सभी के लिए शिक्षा प्रोग्राम के तहत आने वाले जो है शिक्षा के लक्ष्य। आइए अब आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया, यानी कि 1987 में किया गया। ठीक है, तो ये 1986 के बाद हुआ है, यानी कि 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के 3 परस्पर निर्भर पहलू हैं। पहला है 2 बड़े बड़े कमरों का भवन जिसमें चौड़ा बरामदा तथा लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन सुविधा होनी चाहिए। दूसरा है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक जिसमें एक स्त्री होनी चाहिए। और तीसरा है आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री जिसमें श्यामपट्ट, मानचित्र, चार्ट, खिलौने और कार्य अनुभव के उपकरण सम्मिलित हों। तो ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो है 3 बहुत ही जो है इंटरकनेक्टेड जो है ये पहलू हैं या फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आ सकते हैं, इसको ध्यान से जो है सुनिएगा। उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो कार्यान्वयन है वो प्रगति पर है, फिर भी कार्यान्वयन के प्रयास और विस्तार की असमानता एक जो है मुख्य समस्या बनी हुई है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। 1987 से इस योजना के प्रारंभ से ही 1,49,146 अध्यापकों जिसमें 48% महिलाओं की भर्ती की जा चुकी है और 1,15,091 कक्षा कक्ष बनाए जा चुके हैं। नवी योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्षेत्र जो है व्यापक किया गया। इसके अंतर्गत जहां नामांकन संतोषजनक स्तर पर पहुंचा, वहीं प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तीसरा अध्यापक तथा तीसरा कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना सरकार का जो है प्रमुख उद्देश्य रहा है। आइए अब आगे देखते हैं जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में हम जानेंगे प्रारंभ और उद्देश्य। सन 1994 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP। अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अपव्यय को कम करके 10%, प्राइमरी स्कूल की शैक्षिक उपलब्धि को 25% बढ़ाने और सामाजिक दूरी को 5% कम करने के लक्ष्य रखे गए इस प्रोग्राम में। यह योजना असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड और राजस्थान कुल 18 राज्यों के 248 जिलों में चल रही है। राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात 23 अन्य जिलों में भी इस योजना का जो है विस्तार किया गया। यह योजना केंद्र द्वारा संचालित है और केंद्र 85% सहायता देता है। राज्य को केवल 15% जो है इस पर आर्थिक खर्च पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात आदि के चुने हुए जिलों में विश्व बैंक की सहायता से जो है ये प्रोग्राम चलाया जाता है। आइए अब देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना में काफी करप्शन का मैटर इसमें सवाल उठ रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं कम से कम मध्याह्न भोजन योजना के जो है तहत खाने आते हैं और पढ़ने आते हैं। और मध्याह्न भोजन योजना को जो मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर बच्चों का पोषण स्वस्थ रहेगा और बच्चे जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो जरूर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना का जो है प्रारंभ और उसके उद्देश्य क्या है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए है। यह योजना गरीब छात्रों को विद्यालय के लिए है। योजना गरीब छात्रों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करने और शिक्षा के प्रति उन्हें आकर्षण पैदा करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में मध्याह्न भोजन योजना नाम से चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 3 किलोग्राम गेहूं प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह दिया जाता था। अब क्या है, अब यह भोजन सामग्री मिलती नहीं है बल्कि स्कूल में ही बनती है और बच्चे स्कूल में ही खाते हैं। सन 1996 तक यह नियोजित थी। 1997 में यह गैर नियोजित अस्थायी योजना हो गई है और वर्ष 1998-99 में प्राथमिक कक्षाओं में देश के उस समय जो है 9.66 करोड़ बच्चों को जो है पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए 960 करोड़ की जो है धनराशि केंद्र सरकार ने जो है प्रोविजन की थी। और आज के वर्षों में यह राशि जो है काफी हद तक बढ़ चुकी है और अब बच्चे जो हैं अपना जो है खाना स्कूल में ही खाते हैं, जहां पर बच्चों को जो है पोषण युक्त भोजन और उसके लिए बर्तन उपलब्ध कराया जाता है और इसके साथ ही बच्चों को जो है शिक्षा जो है दी जाती है। ध्यान रहे कि ये प्राइमरी क्लास के लिए है, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। आइए अगला देखते हैं, अगली योजना क्या है। अगली योजना है स्कूल चलो अभियान। इसमें हम जानेंगे प्रारंभ और उद्देश्य कैसे हुआ। उद्देश्य क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल का गठन इसमें क्यों किया गया और सर्व शिक्षा अभियान का अंग ये कब बना। तो आइए देखते हैं स्कूल चलो अभियान। जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई। विश्व के कई देशों के शिक्षाविदों के दल ने प्रदेश के कई नगरों में बालिका शिक्षा की दिशा का अध्ययन किया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल अपने साथ बालिका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के कई उपाय बताया। उसने बालिकाओं को साक्षरता बढ़ाने पर भी जोर दिया। दल में मैक्सिको, घाना सहित कुछ अन्य विकासशील देशों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, शिक्षाविद तथा विश्व बैंक का प्रतिनिधि उस समय शामिल थे। विश्व बैंक बालिका शिक्षा की अधिकारी श्रीमती कैरोलिन के नेतृत्व में आए इस दल को बताया गया कि यहाँ उत्तर प्रदेश की बालिका साक्षरता लगभग उस समय 26% थी, जबकि भारत की बालिका साक्षरता 39.1% थी। दल ने प्रदेश में बालिका साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया और इस हेतु प्रयासों का अध्ययन किया। दल को बताया गया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। इसके साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है। हर विकास खंड में बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं और इसके साथ ही शेष जनपदों में भी इसी तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता और सर्वव्यापकता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं। जैसे राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सचल विद्यालय, बिहार में चरवाहा विद्यालय आदि चलाए जाते हैं। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है। इस संशोधित योजना में केंद्र 75% और राज्य 25% खर्च करेंगे। 1 अप्रैल 2000 से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई है। तो ये था आपका स्कूल चलो अभियान। तो दोस्तों आपने जाना कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को जो विकास है वो किस प्रकार हुआ, और उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा। और जो भी व्यूअर हमारे नए हैं वे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा और बेल आइकन के पास ऑल पर क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।